हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो क्लैट पीजी 2025 का एग्ज़ाम अब आ ही चुका है। ये कुछ बातें जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर आंसर करने से पहले। अगर पैटर्न की बात करूँ तो आपको पता है 120 क्वेश्चन है जो कि पैसेज बेस्ड है। अब ये जो पैसेज का नंबर है ये फिक्स नहीं है। पिछली बार कितना था, 24 पैसेजेस आ गए थे। तो मेरी कुछ कैंडिडेट से बात हुई, उन्होंने बोला कि उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और क्या हुआ कि उनका मतलब पेपर लेंदी था तो पेपर छूट गया, मतलब सारे क्वेश्चन वो आंसर नहीं कर पाए। अब मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ कि आप प्रिपेयर्ड रहिए। अगर हमें पता रहता है कि सामने गड्ढा है तो चोट नहीं लगती, हम गिरते नहीं हैं। अगर नहीं पता रहता है तो गिरते तो समझ आता है, लेकिन आपको पता है कि पैसेजेस फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्लैट पीजी का एग्ज़ाम मुझे जो पर्सनली लगता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। मैंने और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स एनालाइज किए। क्लैट पीजी का जो एग्ज़ाम है कंपटीशन वाला कंपटीशन है, टोटली अग्री विथ यू। मतलब इसमें सब चीज़ें एकदम ब्लेंडेड है। जैसे इसमें कंसेप्चुअल भी पूछ लेंगे, केस लॉ भी पूछ लेंगे, रीसेंट भी पूछ लेंगे और कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेबल सा भी पूछ लेंगे कि जो कि शायद ही किसी को पता। तो मतलब नया नया कुछ कुछ होता रहता है। मतलब कंपटीशन मेंटेन करके रखा है, कहने का मतलब ये है। आई टोटली अग्री विथ यू कि ये कोई बहुत ज़्यादा ईजी एग्जाम नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते। अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। मतलब अनक्रैकेबल तो नहीं ही है, क्रैक किया जा सकता है। अब आंसर कैसे करना है आपको, तो ये आपको पता है कि पैसेज बेस्ड है। आप सबसे पहले क्या करना, जो पैसेज के अंदर क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें रीड कर लो, ऊपर ऊपर से मतलब एकदम ध्यान से नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से एक बार देख लो। जब अटेम्प्ट करना, जब फाइनल उस मतलब मार्क करना आंसर, तो आप एकदम ठीक से क्वेश्चन पढ़ के करना। लेकिन इनिशियली क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम कितना है, सिर्फ 2 घंटे टाइम है, तो बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन एक बार रीड करना। जब आप एक बार रीड कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको आंसर चाहिए। फिर आपके दिमाग में वही चीज़ें रहेगी और आप पैसेज उसी हिसाब से पढ़ोगे जो आपको आंसर चाहिए। अब जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे एक बारी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें मुझे आती है, इसके लिए पैसेज की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पूछ रहे कि किस आर्टिकल में है, या फिर ये वाला केस किससे रिलेटेड है, तो उधर आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मे बी पैसेज से रिलेटेड होगा तो आप उसे आंसर मत करिए, क्योंकि कोई रश नहीं है। पैसेज तो वैसे भी आपको पढ़ना है, तो आप पैसेज रीड करिए, उसके बाद उसको आंसर करिए। एक और बात का ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैटेगरीज होती हैं। कुछ क्वेश्चन जिसके बारे में आप एकदम श्योर है तो उसे तो आप डेफिनेटली मार्क करेंगे ही। कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, मतलब आपने वो देखा ही नहीं है। कोई केस आ गया, पूछ लिया कि किसने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, अब आपने वो केस पढ़ा ही नहीं है, कितने जजेस की बेंच थी, तो आप कैसे ही उसे आंसर कर पाएंगे। तो उन क्वेश्चन को छोड़ने में ही समझदारी होती है। जिनके बारे में आप लोग 50-50 श्योर है, उसका क्या करिए, आप ये नहीं कि 50-50 श्योर है तो उन सबको लगा लीजिए। नहीं, आप देखिए कि आपके कितने सही क्वेश्चंस हैं, उस हिसाब से लगाइए। अगर आपके ज़्यादा सही हैं और आप लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ऑलरेडी जो एकदम जिनके बारे में आप एकदम श्योर है उनका नंबर कम है, तो 50-50 वाले में ज़्यादा मत खेलिए और थोड़ा सोच समझ के लगाइए, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए। क्योंकि आपके अंदर एक कॉमन सेंस होगा, आपने लॉ पढ़ा है। मैं मानती हूँ आपने वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम गेस कर लेते हैं बाकी लॉस को पढ़ के। एक हमारे अंदर जैसे जूरिस्प्रूडेंस में होता है ना कि अगर हमें लॉ पढ़ना आ जाता है ना तो हम ईजिली बाकी लॉस पढ़ लेते हैं। तो आप ध्यान से अगर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे ना, फ्री माइंड से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप आंसर कर सकते हो जस्ट अपने कॉमन सेंस से, अगर आपने ठीक से लॉ पढ़ा है तो। ये मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इनफैक्ट ये मेरे फ्रेंड्स भी जो है वो भी ये बातें कहते हैं कि अरे ये तो एलिमिनेट होके हो जाएगा। अब और एक और चीज़, जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है आप क्या करिए, उस टाइम एमसीक्यू सॉल्व करिए। 2 घंटे का एग्जाम है, उस टाइम आप सोइए वोइए नहीं कुछ। उस टाइम बस आपको क्या करना है, अपने दिमाग को ऐसे प्रिपेयर करना है, अच्छा इतने बज गए, अब आपको कायदे से बैठ के 2 घंटा आपको पेपर सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन कि ओल्ड लॉ आएगा कि न्यू क्रिमिनल लॉ आएगा और केसेस से रिलेटेड। देखिए अब जो जितना प्रिपरेशन हो चुका है ना उसी में रहिए, ज़्यादा अब घबराइए मत कि अरे मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। जो होना था हो गया, अभी उसे साइड रखिए। अभी दिमाग में रखिए आपको मतलब पेपर अटेंड करना है और पेपर ठीक से अटेंड करना है। और अगर जिसे नहीं भी प्रिपरेशन किया, आप ये मत सोचिए कि मैं पेपर नहीं अटेंड करूंगा। आप करिए ना, अगर आपने फॉर्म फिल किया जस्ट गो फॉर इट, जस्ट अपियर फॉर द सेक ऑफ अपियरिंग, लेकिन दीजिए पेपर। अगर ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉ की बात करी जाए तो ओल्ड क्रिमिनल लॉ भी पूछा जाएगा, क्योंकि जजमेंट बेस्ड पेपर होता है, तो जो जजमेंट है वो तो हमारे पुराने ही क्रिमिनल लॉज पे है ना।
और देखो एक और बात, जो चीज़ इम्पोर्टेंट हमारे पुराने लॉ में थी, है ना, वो नए लॉ में भी वो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी। ये तो नॉर्मल सा फैक्ट है। हाँ, बस आप ये करिए जो नए लॉज़ हैं, आप उनके जो सेक्शंस हैं, आप उसका थोड़ा ध्यान रखिए। जो चेंज हो गया, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, सब तो कर पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तो कर ही लीजिए। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो चेंजेस हुए उसे एक बार देख लीजिए। और अगर बात करूँ केस लॉज की, रीसेंट और लैंडमार्क, तो अब देखो जितना प्रिपरेशन होता है, बार बार वही कह रही हूँ, जितना प्रिपरेशन होना था वो हो चुका है। ये मत सोचिए अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे से तो बेकार कोई है ही नहीं। वो पेपर से मतलब प्रिपरेशन से पहले सोचना था, या अब जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद सोचिएगा, अभी मत सोचिए। अभी बस दिमाग में रखिए जाके मेरे को पेपर अटेंड करना है। अब कुछ भी हो मैं पेपर अटेंड करूँगा और अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ पेपर अटेंड करूँगा। देखो अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है, रीसेंट में पूछ लिया जाता है, लैंडमार्क भी पूछ लिया जाता है, कभी रीसेंट ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि कंपटीशन है ना। अगर प्रिडिक्टेबल होगा तो क्या कंपटीशन, जैसे बोलते हैं कि अरे क्लैट पीजी का पेपर प्रिडिक्टेबल नहीं है, ऐसा है वैसा है, अरे तो कंपटीशन कैसे रह जाएगा। माय पॉइंट इज दिस, वो कंपटीशन है, अनप्रिडिक्टेबल उसका वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक है। तो इसमें आप क्या करिए, अगर आपने लैंडमार्क पढ़ रखा है तो वो भी पूछा जाएगा, इतना मत घबराइए। जो आपने पढ़ा है ना वेस्ट नहीं जाएगा, पूछ लिया जाएगा। अब एक और चीज़ कि ये सब्जेक्ट्स कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ये तो कह पाना मुश्किल है। पिछली बार क्या हुआ था, आई थिंक सीपीसी, प्रोसीजर लॉ, सीपीसी तो सिलेबस में भी नहीं था और सीपीसी का एक पैसेज आ गया था। तो ये भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो क्योंकि कंपटीशन है वही। एक बात थी, ये मतलब ये सब थी थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पेपर देने से पहले आपका कॉन्शियसनेस क्या रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे मेरे मेंटर ने बताया, मुझे सारे एग्ज़ाम देने में हेल्प करता है, कि आप दिमाग में ये रखिए कि आप लॉ का पेपर देने जा रहे हैं, आपने लॉ पढ़ा है, बाकी सब नॉइजेस हैं, आपको बस लॉ के क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपका अगर नहीं हुआ तो क्या आपका फ्यूचर होने वाला है। क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, हाउ मतलब आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कैसे देख रहे हो। ये सब क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, लॉ का क्वेश्चन पूछा जाता है, अपना लॉ पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें जो रहती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, लेकिन हम घबरा जाते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, वो भी नहीं आंसर कर पाते हैं। देखो आपने पढ़ रखी हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप ठीक से जाके वहाँ पे आंसर नहीं कर पा रहे शांत दिमाग से, तो जस्टिस नहीं कर पाओगे उस मेहनत के साथ, उस पढ़ाई के साथ। तो बहुत काम रखना है खुद को। तो क्या ध्यान रखना है, लॉ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे लॉ आंसर करना है, बाकी सब नॉइजेस है, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा सब बात की बात है। और एक कोटेशन जो मुझे हेनरी फोर्ड का बहुत अच्छा लगता है वो ये है, कि वॉट यू थिंक यू कैन, वॉट यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब कुछ ऐसा सही था ये कोटेशन से, मतलब माइंडसेट की बात कर रहा है। अगर जो मुझे लगता है ना कि मैं कर पाऊंगी वो मैं कर लूँगी, जो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने सोच रखा कि मैंने पढ़ ही नहीं रखा मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा। अब जैसे आप नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए, आप सब फ्रेंड्स हैं, आप एक कोई पिक्चर देखते हो या फिर कुछ भी कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, एक ही चीज़ होगी, सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा। क्यों अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, वो हमारे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हमारा माइंड वही डेटा लेगा जैसा हमारा थॉट प्रोसेस है। तो अगर मैं पहले से बना चुकी हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैं नहीं आंसर कर सकती हूँ, तो मेरा माइंड भी तो जाके वही ढूंढेगा ना। आपको क्या पता, मैंने बोला अनप्रिडिक्टेबल है, क्या पता वही चीज़ें आ जाए जो आपने जस्ट पढ़ा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है उसके लिए आप प्रिडिक्शन मत करिए, कहने का मतलब ये है। और मैं आपको झूठ भी नहीं बोलूँगी या मोटिवेट करने के लिए भी नहीं बोलूँगी। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऐसा क्लैट पीजी की प्रिपरेशन नहीं करी एंड सिक्योर्ड अ गुड रैंक। तो पेपर अनप्रिडिक्टेबल है तो इसका भी फ़ायदा है। तो अब चाहे किसी ने प्रिपेयर किया हो चाहे ना किया हो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पे आपको फोकस करना है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर को आंसर करना है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है और पेपर अच्छे से आंसर नहीं कर रहे तो भी कोई पॉइंट नहीं है। आपने नहीं पढ़ा तो एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता अच्छा ही हो जाए। अब इन सब चीज़ों को साइड में रखिए, एकदम काम डाउन हो जाइए और अपना MCQs लगाते रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए वरना गड़बड़ कर दोगे। एक भगवद गीता का श्लोक है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती हूँ, 2.47, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगो स्वकर्मणि। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, वो कंपनी कोई प्रोडक्ट्स बनाती है, उस कंपनी में मतलब मेरी सैलरी फिक्स्ड है, मैं एज अ सेल्स पर्सन काम कर रही हूँ, तो मुझे उन्होंने बोला है कि जाके इसे सेल करना है। मैं लेके जाती हूँ जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। अब मैं चाहे 1 बिके चाहे 10 बिके चाहे 100 बिके, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1 बिक रहा है तो भी मेरी सैलरी फिक्स्ड है, 1000 बिक रहा है तो भी मेरी सैलरी फिक्स्ड है ना। तो क्यों, क्योंकि मैं डूअर थोड़ी हूँ, मैं तो जस्ट एक मीडियम हूँ। जो कंपनी का ओनर है वो उसकी चिंता है,
सेम उसी तरीके से हमें ये सोचना चाहिए कि हम डूअर नहीं हैं। किसी भी श्लोक को, कोई भी जो हमारा स्क्रिप्चर होता है, उसे समझने के 2 एंगल होते हैं। एक होता है हमारा एक्शन लेवल पे समझते हैं, एक होता है डिविनिटी लेवल पे। तो मैं यहाँ पे एक्शन लेवल पे बात कर रही हूँ। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आई एम नॉट द डूअर, मैंने खुद को नहीं क्रिएट किया है। आई एम नॉट द क्रिएटर, आई एम नॉट द डूअर। तो चाहे अच्छा भी हो बुरा भी हो, उससे मेरा कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं है। मेरा काम है, जो मुझे मेरे सामने रखा गया मुझे वो करना है, एंड आई डू इट। बाकी जो आएगा रेस्ट वो मेरे हाथ में है ही नहीं, बिकॉज आई एम नॉट द डूअर। हम खुद को डूअर समझते हैं, इस वजह से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जस्ट सरेंडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ शांत रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए। पेपर के बाद मिलते हैं, ठीक है? रिजल्ट क्या होगा देखी जाएगी। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।